हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर जो है हम मोड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जैसा हमने सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मोड के बारे में पहले भी पढ़ा कि मोड क्या होता है कि एक ऐसा बहुलांक जिसको हम हिंदी के अंदर कहते हैं। हम जो है हमारे सेंट्रल टेंडेंसी का तीसरा मेजर करने का तीसरा पार्ट है। पहला हमारा था मीन, दूसरा हमारा मीडियन और तीसरा हमारा मोड। अब जो हमारा मोड है ये कहता है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में वह बिंदु होता है जिसकी जो आवृत्ति है वो क्या है, सबसे अधिक बार हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है, बहुलांक कहलाती है। यानी कि एक ऐसा अंक जो कई बार जो है जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखते हैं। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि द मोड इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ द मेजरमेंट विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। कि जब कोई एक वितरण आता है उसके अंदर जब मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी चीज की आती है, किसी डेटा की बार बार फ्रीक्वेंसी आती है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा मोड कहलाता है। द मोड इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ द मेजरमेंट विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन ए डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये हमारी डेफिनेशन होगी मोड की। अब बात करते हैं मोड के बारे में। अब मोड को हम कैसे निकाल सकते हैं? मोड को हम दो तरह से निकाल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हम निकाल सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा से और दूसरा हम निकाल सकते हैं ग्रुप डाटा से। अनग्रुप्ड जो डाटा है हमारा उसको हम अव्यवस्थित डाटा कहते हैं कि जब हमारे पास जो डाटा फ्रीक्वेंसी या डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में जब डाटा आता है वो हमारा क्या है, अव्यवस्थित रूप से जो है वो एनपीसी पर फैला हुआ होता है। ठीक है, तो अनग्रुप्ड डाटा से जब हम मोड निकालते हैं तो देखिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि मान लीजिए किसी कक्षा में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, 12 विद्यार्थी हैं और जो इसका अंक है वो किस प्रकार से हमारे पास वैसे दिया हुआ है, ये हम निकाल रहे हैं यहाँ पर मोड ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। कि जैसे किसी कक्षा में क्या है, 12 विद्यार्थी हैं, 1 8 10 12 13 13 14 7 9 11 13 16 और 6, इस प्रकार से जो है वो डाटा हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं। अब जब इन अंकों को हम देखते हैं या इनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो संख्या 13 है वो संख्या जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बार आ रही है। यानी कि जो 13 की संख्या है 2 बार यहाँ तक और फिर तीसरी बार यहाँ पर, यानी कि 13 कितनी बार आया हमारे पास, 3 बार यहाँ पर 13 जो है वो आ गया। तो 3 बार 13 का मतलब क्या हुआ कि जो 13 की आवृत्ति है वो कितनी बार हुई, 3 बार हुई। तो सीधा अगर हम अनग्रुप्ड डाटा से निकाले तो हमारा जो मोड हो गया वो क्या हुआ, 13 हुआ। ठीक है, क्या हुआ, 13 हुआ। और इसी प्रकार से 3 बार अंक आया और इस श्रृंखला का क्या बन गया, ये बहुलांक बन गया। सिंपली कि बहुलांक का मतलब क्या, कि जो अंक बार बार आया वो बहुलांक बन गया हमारा, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से सिंपली जब ये हम कब निकालते हैं, जब हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, अनग्रुप्ड हो। इसके बाद एक दूसरा तरीका है, जब हमारे पास ग्रुप डाटा हो तब हम जो है वो मोड कैसे निकालते हैं, उसको निकालने का भी हमारे पास फार्मूला है। मोड ऑफ ग्रुप जो है वो ग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे पास क्या है, एमओ मींस मोड। मोड का फार्मूला है हमारे पास एल दिया हुआ है। एल का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, कि जो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास दी गई हैं उसकी लोअर लिमिट क्या है। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या हो सकती है, जब हम उसकी लोअर लिमिट लेंगे, ठीक है, उसको यहाँ पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी में भी क्या, f1। अब देखिए f को किससे डिनोट किया हमने, f को डिनोट किया, f की फुल फॉर्म क्या है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, कि जो हमारी क्लास है, जो मॉडल क्लास हमारी है, उसको हम फ्रीक्वेंसी जब इसकी आ रही है तो हम क्या करेंगे, उसको f से डिनोट करेंगे। सेकेंडली क्या है, f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी पास्ट मॉडल क्लास, पोस्ट मॉडल क्लास की जो आवृत्ति पोस्ट लेवल पर जब आ रही है या अंत में जिसको हम कहेंगे, ठीक है, वो हमारी पोस्ट मॉडल होगी। फिर हमारा आता है इसके अंदर, ये हो गया f माइनस f1, इसका जो हम इसका अंडर वो करते हैं तो f माइनस f1 प्लस f माइनस f2, ठीक है, इंटू क्या है,
CI क्या है, लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। जो हमारा डाटा है क्लास इंटरवल पर जब हमें दिया होता है तो उसको हम यहाँ पर उसकी जो लंबाई है या जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, उनके बिटवीन में जैसे 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 हमारा 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, तो वो हमारा ये जो बीच का जो एरिया है ये क्या है, ये क्लास इंटरवल हमारा कहलाता है। तो जब इस फार्मूले के अंदर जो है हम वैल्यू पुट करते हैं तो इस तरह से जो हमारा डाटा है वो ग्रुप डाटा के रूप में हमारे पास जो है वो उपलब्ध हो जाता है। ग्रुप डाटा से जो है वो इस तरह से हम बहुलांक ज्ञात कर सकते हैं। अब जो बहुलांक है हमारा उसको भी जो है वो क्या है, जो कहते हैं कि दो मुख्य प्रकार से इसके माने गए थे। कौन कौन सा, आपका एक तो था अशुद्ध बहुलांक और दूसरा शुद्ध बहुलांक। जो अशुद्ध बहुलांक है या पहला हमारा एक्चुअल मोड जिसको शुद्ध रूप कहेंगे, तो इसका जो फार्मूला है वो है हमारा 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और उसके बाद क्रूड मोड या जिसको अशुद्ध बोलते हैं हम, उसका जो फार्मूला है वो यही वाला है L प्लस FA प्लस FB इंटू R। ठीक है, इस वाले फार्मूले से जो है हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो क्रूड बहुलांक है या क्रूड मोड जो है वो निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं जर्नी कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड क्या है, सबसे पहले हम जो है वो मोड क्यों निकालते हैं इसके बारे में बात करें तो जो बहुलांक है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। हम सभी जानते हैं जब किसी चीज की बार बार जैसे हमने अभी जिक्र किया कि आवृत्ति होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुलांक कहेंगे। यदि पदों की अपेक्षा आवृत्ति का जो बहुलांक के अंदर क्या होता है, यहाँ पर महत्व अधिक होता है। यानी कि जो पद है आपकी जो संख्या है इसकी बजाय, चाहे यह संख्या में कितनी ही हो कोई फर्क नहीं से पड़ता, लेकिन फर्क हमें किस चीज से पड़ता है, जब बार बार जो कोई पद या कोई आइटम जब बार बार रिपीट होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, वहां पर ये जो है वो बहुलांक के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जो बहुलांक है पदमाला का सबसे अधिक मूल्य वाला पद नहीं होता, बल्कि वह पद मूल्य होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है ना। और फिर क्या है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो अन्य माप हैं उसकी अपेक्षा इसकी जो गणना करना है वो क्या है, अधिक सरल है। यानी कि आसानी से अगर हम अनुरूप डाटा से निकालते हैं तो हमें बिल्कुल सामने ही हमारे एग्जिट जो है नजर आ जाता है कि ये वाला जो डाटा है ये क्या है, ये हमारा मोड है। ठीक है, कितनी बार ये आया है। और कहते हैं कि एक पदमाला में अधिकतम समान आवृत्ति वाले कई पद मूल्य हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमने स्टेटमेंट यहाँ दी कि यहाँ पर 13 13 13 3 बार था, यहाँ पर इसी तरह से कई मूल्य हो सकते हैं। यानी कि 7 भी कई बार भी हो सकता है, 9 भी जो है वो कई बार आ सकता है, 11 की भी आवृत्ति हो सकती है। यानी कि एक पद मूल्य भी हो सकता है और इसके अलावा जो अन्य जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी कई बार जो है वो फ्रीक्वेंट हो सकती हैं इसके अंतर्गत। फिर जो है इसका लाभ क्या है, देखिए ये इसकी विशेषताएं होगी। अब हम इसके मेरिट्स की बात करें, लाभों की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है कि जो बहुलांक का प्रयोग है उस समय अधिक लाभ बेनिफिशियल होता है जब जो सेंट्रल टेंडेंसी हमें ज्ञात करनी हो। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी जब हमें ज्ञात करनी हो तब हम क्या है, बहुलांक का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं। सेकेंडली, व्यवहारिक जो क्षेत्र है हमारे, प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं वहां पर हमारा जो ये है इसका मोड का अधिक प्रयोग हम कर सकते हैं, वहां पर भी इसका लाभ हम ले सकते हैं। थर्डली जो है वो जो मोड है इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, जब सर्वाधिक आवृत्ति वाले अंक या लोकप्रिय अंकों को अधिक हमने महत्व देना है, वहां पर जो है वो हम मोड का प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ, अगर हम बात करें सरलता से इसको समझा जा सकता है कि बड़ी आसानी से जो है हर रिसर्चर्स कहूँ कि ठीक है, क्योंकि रिसर्चर या कोई भी मैथमेटिकल जो टर्म्स को जो कर रहा है, काम कर रहा है, जो पढ़ रहा है, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है हमारा वो इसको आसानी से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस वैल्यू को, उसको समझ सकता है। ठीक है, और कक्षा में जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की जो बहुलांक की मान लो IQ है 102 है, हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कि किसी भी कक्षा के अंदर क्या है जो बच्चों का जो 102 IQ वाले बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कक्षा में विद्यार्थियों की जो IQ है वो क्या है, अगर उसका मोड 102 है, इट मींस क्या है, हम ये कहेंगे किसी कक्षा के अंदर विद्यार्थी बैठे हैं उनका जो मोड 102 है, इट मींस क्या, इट मींस ये है कि 102 आवृत्ति वहां पर बार बार आ रही है। यानी कि वहां पर 102 IQ वाले या 102 IQ वाले जो व्यक्ति हैं या जो विद्यार्थी हैं वो किसी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसको आसानी से हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी सिखा सकते हैं। उसके बाद हम बात करें इसको क्या है, इसके मूल्य को ग्राफ की सहायता से भी हम समझा सकते हैं, ग्राफ की सहायता से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, फिर जो है इसके दोष हमने बताने हैं कि दोष क्या क्या है। अब देखिए जो बहुलांक की हमारी सीमाएं हैं
बहुलांक की हमारी बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन बहुलांक के जो दोष हैं वो भी तो हैं, है ना। वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, जो बहुलांक है हमारा वो क्या है, उसकी जो गणना करना है। अब जैसे अनग्रुप डाटा से तो हमें सिंपली डिनोट हो जाता है कि इस तरह से निकाला जा सकता है, लेकिन जब हम ग्रुप डाटा से इसको निकालते हैं तो वहां पर हमें फ्रीक्वेंसीज का ध्यान होना चाहिए। फ्रीक्वेंसीज F1 क्या है, F2 क्या है, क्लास इंटरवल हमने कहाँ पर चेक करना है, ये चीजों का हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ क्या है, मैथमेटिकल के जो टर्म्स हैं या मैथमेटिकल के जो रूल्स हैं, है ना, कैसे प्लस माइनस, ये सारी चीजें जो है वो हमें आनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ क्या है, जो सेंट्रल टेंडेंसी के जो अन्य माप हैं, जैसे हमने पढ़ी मीन है, मीडियन है, मोड है, 3 माप है ना। तो जो मीन और मीडियन है उनकी तुलना में ये जो मान है ये कम विश्वसनीय है, यानी कि जितना हम मीन पर विश्वास कर सकते हैं उतना हम मोड पर विश्वास नहीं कर सकते। और इसके अलावा इसका जो प्रयोग है वो बीजगणित के अंदर नहीं होता, अर्थमेटिकल जिसको हम क्या कहते हैं इसको, बीजगणित ही एल्जेब्रा टाइप जिसको बोलते हैं, एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स, वहां पर इसका प्रयोग, इसकी वैल्यू जो है वो उसको वैल्यू नहीं दी जाती है, कम वैल्यू इसकी दी जाती है। फिर है कभी कभी एक ही जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, एलपीसी पर हम जैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं डाटा का, तो वहां पर अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा बहुलांक आ जाते हैं तो वहां पर क्या है, वहां पर एक ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जो कि भ्रम की सिचुएशन होती है ना, कि 2 बहुलांक दिखा रहा है, 2 से ज्यादा बहुलांक दिखा रहा है, तो उससे क्या है वो कंफ्यूजन की स्थिति हमारी पैदा करती है। इसके बाद जो गणितीय विश्लेषण करना जो है वो क्या है, असंभव है, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस हिसाब से नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ क्या है, ये सबसे अधिक जो सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट हैं, मीन, मीडियन और मोड, तीनों में सबसे अधिक जो क्या है अनिश्चित हैं और अस्पष्ट हैं, ठीक है। ये जो है इसकी तुलना में जो दोनों मीन और मीडियन हैं वो स्पष्ट हैं और कहीं ज्यादा क्लियर हैं और क्या है निश्चित भी हैं। एक चीज इसके अंदर रहती है कि जहां छोटा डिस्ट्रीब्यूशन हो वहां पर बहुलांक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 4 ही स्टेटमेंट हैं आपके पास, या 4 ही विद्यार्थी आपके पास हैं और वहां पर रिपीटेशन अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर बहुलांक हम डिनोट नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये कई सारी कमियां हैं जो बहुलांक के अंदर पाई जाती हैं। मेनली हम अगर फीचर्स की ही बात करें तो देखिए बहुलांक की मेन फीचर्स हमारी क्या रहती है, बहुलांक की जो मेन फीचर्स हैं वो हमारी ये रहती हैं कि जो ये आवृत्तियों पर निर्भर करता है और पदों की अपेक्षा आवृत्ति का जो अधिक महत्व है वो बहुलांक ज्ञात करने में होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या था कि बहुलांक पदमाला का सबसे अधिक मूल्य वाला पद नहीं होता, बल्कि वह पद मूल्य होता है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होती है, यानी कि वैल्यू चाहे कितनी भी है, चाहे कम है, ज्यादा है, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी आवृत्ति ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वही क्या है मोड आकार माना जाता है। फिर क्या है, एक पदमाला में अधिकतम समान आवृत्ति वाले कई पद मूल्य हो सकते हैं और उनका जो बहुलांक जहां पर निकालना हो वहां पर कठिनता आती है, लेकिन ऐसी स्थिति में एक से अधिक बहुलांक का उल्लेख करना क्या है, जैसे 1.3 हो गया, 4.5 हो गया, है ना, जैसे 1.3, 4.5, 6.7, ठीक है, ऐसे कुछ भी संख्या 5 जहां पर हम डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर बहुलांक जो है वो 3 या जो 5 क्या होगा, इसमें जिस चीज की आवृत्ति हो रही है, 7 की आवृत्ति हो रही है, 5 की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, क्या किस चीज की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसी जो आवृत्ति है वहां पर देखिए स्टेटमेंट हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या है 7 की आवृत्ति हो रही है, इसमें हो रही है, ठीक है, तो ये माना जाएगा आपका बहुलांक, इसके अंदर ये वाला माना जाएगा, ठीक है। और जो केंद्रीय प्रवृत्ति है उसके क्या है, अन्य मापों की जब हम गणना करते हैं उसकी अपेक्षा में अगर हम जनरली लेते हैं इस चीज को तो ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं सारा ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के तीनों जो पार्ट हैं हम कर चुके हैं, मीन, मीडियन और मोड। अब जो हमारा मीन था मेनली सेंट्रल टेंडेंसी को ही, मोड को ही अगर हम यहाँ पर करें तो देखिए कि किसी भी वितरण में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो वो क्या कहलाती है, बहुलांक कहलाती है। हमने पढ़ा किसके अकॉर्डिंग, गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। गिलफोर्ड कहते हैं कि द मोड इज स्ट्रिक्टली डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ द मेजरमेंट विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हमने 2 तरीके से निकाला, अनग्रुप डाटा से निकाला और ग्रुप डाटा से निकाला। अनग्रुप डाटा से निकालने के लिए क्या है, हमने किसी भी कक्षा के 12 विद्यार्थियों का एग्जाम्पल लिया,
जिसमें हमने जो डिजिट हैं वो हमारे हैं 8, 10, 12, 13, 13, 14, 7, 9, 11, 13, 16, 6। ठीक है, आवृत्ति किसकी हुई? हमारी 13 की आवृत्ति हुई, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हमारा जो मोड है वो क्या है, यहाँ पर 13 माना जाएगा। अब मोड ऑफ ग्रुप डाटा से हमने निकाला, तो इसके लिए हमने ये वाला फार्मूला लगाया जिसमें कि हमने L से दिखाया लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी को हमने दिखाया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, एंड F1 को दिखाया फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, और CI को जो है हमने यहाँ पर दिखाया वो है लेंथ ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, इस प्रकार से हमने मोड को दिखाया। आशा करती हूँ आपको जो सेंट्रल टेंडेंसी का टॉपिक है अच्छे से समझ आया होगा, जिसमें हमने मीन के बारे में, मीडियन के बारे में और मोड के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं कि मीन जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो हमारी क्या है, जो एवरेज हमारी होती है, वो हम जिसको हम जनरली एवरेज के नाम से या औसत के नाम से जानते हैं, कि जो औसत संख्या है वो हमारी क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी है। अब जो स्टैटिस्टिक्स है हमारी वो सेंट्रल टेंडेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो अनुसंधान करता है, जो आंकड़े प्राप्त करता है, उसकी सबकी वैल्यू क्या है, अलग अलग होती है। कि कोई भी जो डाटा प्राप्त करता है मूल्य अलग अलग होते हैं सबकी, उनकी जो योग्यता है वो मूल्य है या जो अंक है उस सभी को हम डाटा के रूप में इकट्ठा करते हैं, और ये सभी व्यक्तिगत आंकड़ों को जब उचित रिप्रेजेंट जो संख्या करती है उस योग्यता के मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है, गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग भी हमने पढ़ा था। गिलफोर्ड कहते हैं कि औसत वह अंक होता है जो निरीक्षणों या व्यक्तियों के मध्यमान का घटक होता है, यानी कि जो जितने भी अंक हमारे पास हैं या जितनी भी संख्या हमारे पास है या जितने व्यक्ति हमारे पास है, जब हम उनका मध्यमान निकालते हैं, जो जिस चीज जो संख्या इसको रिप्रेजेंट करती है वो हमारी क्या है, एवरेज होती है। ठीक है, और एवरेज जो है वो जनरली इट इज द वैल्यू व्हिच टाइपिफाइज और द बेस्ट रिप्रेजेंट्स द होल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारा होल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारा होल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और इसमें जो है मेनली 3 प्रकार के मापों का हमने प्रयोग किया, मीडियन और मोड। ठीक है, तो ये लेक्चर जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।